नमस्कार, स्वागत है आपका प्रश्नकाल में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है राज्यसभा से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद के.आर. सुरेश रेड्डी ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से रेलगाड़ियों में महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा सवाल पूछा। अपने सवाल में उन्होंने पूछा कि क्या सरकार ने रेल यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए रेल के प्रत्येक डिब्बे में पुलिस कर्मियों की उपलब्धता का आकलन किया है? यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं? विशेष रूप से लंबी दूरी और रात्रि में चलने वाली रेलगाड़ियों में सुरक्षा कर्मियों का रेल के डिब्बों से वर्तमान अनुपात क्या है? महिलाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए रेलगाड़ियों में अधिक महिला पुलिस कर्मियों को तैनात करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या महिला यात्रियों के लिए हेल्पलाइन, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र सहित सुरक्षा उपायों में सुधार करने हेतु कोई नई पहल की गई है? और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था राज्यों के विषय है और इस प्रकार राज्य सरकार अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों, राजकीय रेलवे पुलिस, जिला पुलिस के माध्यम से रेलों में अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, पंजीकरण करने और जांच, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बहरहाल रेल सुरक्षा बल द्वारा यात्री क्षेत्रों और यात्रियों के लिए बेहतर रक्षा और सुरक्षा प्रदान करने और उनसे जुड़े मामलों के लिए राजकीय रेलवे पुलिस, जिला पुलिस के प्रयासों में सहायता की जाती है। गाड़ियों में रेल सुरक्षा कर्मियों की तैनाती संबंधित गाड़ियों खंडों के सुभेद्यता, समय, क्षेत्र की अवस्थिति, भीतरी प्रदेश में खतरे की आशंका, विगत में हुए अपराधों की घटनाओं के आंकड़ों का अन्य बातों के साथ विश्लेषण आदि के आधार पर निर्धारित की जाती है। बहरहाल रेल सुरक्षा बल कर्मचारियों की तैनाती का नियमित रूप से आकलन किया जाता है और मौजूदा संख्या के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस के समन्वय से रेलों में अपराध की रोकथाम के लिए गाड़ियों और स्टेशनों पर इष्टतम तैनाती की जाती है। रेल सुरक्षा बल कर्मियों की तैनाती अति सक्रिय होती है और समय समय पर बदलती रहती है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सवारी डिब्बों और रेलवे स्टेशंस पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। रेल सुरक्षा बल में महिला कर्मियों की वर्तमान संख्या 9.5% है, जो भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सर्वाधिक है। महिला यात्रियों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए इन महिला रेल सुरक्षा बल कर्मियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है। सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, मृत्यु, त्यागपत्र आदि के कारण रिक्तियों का उत्पन्न होना एक सतत प्रक्रिया है और इन्हें मौजूदा नियमों के अनुसार खुली भर्ती और विभागीय पदोन्नति के माध्यम से भरा जाता है। रेसुब और रेसुविब में मौजूद रिक्तियों को भरने के लिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने अप्रैल-मई 2024 में उप निरीक्षकों के 452 पदों और कांस्टेबल के 4208 पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिनमें से 15% महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। रेलगाड़ियों में और रेलवे स्टेशन पर महिलाओं सहित यात्रियों की संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए राजकीय रेल पुलिस, स्थानीय पुलिस के समन्वय से रेलवे द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं। भेद्य और अभिनिर्धारित मार्गों, रेलखंडों पर विभिन्न राज्यों की राजकीय रेल पुलिस द्वारा मार्गरक्षित की जा रही रेलगाड़ियों के अलावा रेल सुरक्षा बल द्वारा रेलगाड़ियों का मार्गरक्षण किया जाता है। क्षेत्रीय रेलों को रेलगाड़ी मार्गरक्षी दलों में पुरुष और महिला रेल सुरक्षा विशेष बल कर्मियों की संभव उपयुक्त संयुक्त संख्या तैनात करने के अनुदेश दिए गए हैं। यात्रियों को चोरी, झपटमारी, जहरखुरानी आदि के प्रति सावधानी बरतने के लिए जागरूक करने हेतु जन उद्घोषणा प्रणाली द्वारा बार बार घोषणा की जाती है।
भारतीय रेल में संकटग्रस्त यात्रियों की सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 ये इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम नंबर 112 के साथ एकीकृत है और 24 घंटे चालू है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए अधिकांश सवारी डिब्बों में और रेलवे स्टेशन पर लगाए गए क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन कैमरों द्वारा निगरानी की जाती है। रेलवे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स, फेसबुक आदि के द्वारा यात्रियों के साथ नियमित संपर्क में रहती है ताकि यात्रियों की सुरक्षा का संवर्धन किया जा सके और उनकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं का निवारण किया जा सके। लंबी दूरी की रेलगाड़ियों में अकेले यात्रा करने वाली महिला यात्रियों की संपूर्ण यात्रा अर्थात प्रारंभिक स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक यात्रा के दौरान संरक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मेरी सहेली पहल की गई है। इसके क्रियान्वयन के लिए महिला रेल सुरक्षा बल कर्मियों की समर्पित टीमें बनाई गई हैं। वर्तमान में इस उद्देश्य के लिए लगभग 250 रेल सुरक्षा बल टीमों को तैनात किया जा रहा है, जो भारतीय रेल नेटवर्क पर औसतन प्रतिदिन लगभग 500 रेलगाड़ियों को कवर करती हैं। वर्ष 2023 और 2024 के दौरान औसतन प्रतिदिन 13,000 महिला यात्रियों को इस पहल के तहत कवर किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में पुरुष यात्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए अभियान चलाए जाते हैं। वर्ष 2024 और 2025 के दौरान ऐसे सवारी डिब्बों में अनधिकृत रूप से यात्रा कर रहे 1,14,611 पुरुष यात्रियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई थी। रेलों की सुरक्षा व्यवस्था की नियमित निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंधित पुलिस महानिदेशक आयुक्त की अध्यक्षता में सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। लंबी दूरी की मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में शयनयान श्रेणी में 6 बर्थ का आरक्षण कोटा और गरीब रथ, राजधानी दुरंतो पूरी तरह से वातानुकूलित एक्सप्रेस गाड़ियों के 3AC श्रेणी में किसी भी उम्र की महिला यात्रियों के लिए 6 बर्थ का आरक्षण कोटा, चाहे वे अकेले यात्रा कर रही हों या महिला यात्रियों के समूह में। वरिष्ठ नागरिकों, 45 वर्ष एवं इससे अधिक आयु की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए शयनयान श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में 6 से 7 निचली बर्थ, वातानुकूलित 3 टियर श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में 4 से 5 निचली बर्थ, गाड़ी में उस श्रेणी के सवारी डिब्बों की संख्या के आधार पर और वातानुकूलित 2 टियर श्रेणी के प्रत्येक सवारी डिब्बे में 3 से 4 निचली बर्थ का एक संयुक्त आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। लंबी दूरी की अधिकांश मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में द्वितीय श्रेणी सह समान सह गार्ड कोच में महिलाओं के लिए द्वितीय श्रेणी स्थान निर्धारित है। मांग के पैटर्न के साथ साथ गाड़ी में स्थान की उपलब्धता के आधार पर इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, डीजल मल्टीपल यूनिट्स, मल्टी मोडाल परिवहन प्रणाली रेलगाड़ियों और लोकल पैसेंजर गाड़ियों में महिला यात्रियों के लिए अन्य अनारक्षित सवारी डिब्बे एवं कूपे होते हैं। मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद और चेन्नई के उपनगरीय रेल खंडों के साथ साथ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रेल खंडों पर महिला स्पेशल EMU, मेमू, MMTS सेवाएं चलाई जाती हैं। वंदे भारत के प्रत्येक डिब्बे में 4 इमरजेंसी टॉक बैक यूनिट का प्रावधान है। इससे यात्रियों को आपातकालीन स्थिति में गाड़ी मैनेजर, लोको पायलट से बातचीत करने में सुविधा होती है। वंदे भारत गाड़ी में यात्री आपातकालीन अलार्म बटन उपलब्ध कराए गए हैं। हर सवारी डिब्बे में आपातकालीन उपयोग के लिए ऐसे 4 पुश बटन उपलब्ध कराए गए हैं। आपातकालीन स्थिति के दौरान गाड़ी को रोकने के लिए सभी सवारी डिब्बों में अलार्म चेन की व्यवस्था की गई है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण लक्ष्य से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद KRN राजेश कुमार ने। उन्होंने रेल मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार ने विशेष रूप से मिशन 100% विद्युतीकरण पहल के मद्देनजर विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण के अपने लक्ष्यों को हासिल कर लिया है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? देरी के विशिष्ट कारण क्या हैं और प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?
इस सवाल का जवाब दिया रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारतीय रेल के बड़ी लाइन नेटवर्क का लगभग 98% विद्युतीकरण किया जा चुका है और शेष खंडों पर काम चल रहा है। हाल के वर्षों में रेल विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 2014 से पहले और बाद के विद्युतीकरण कार्य की तुलना इस प्रकार है। 2014 से पहले लगभग 60 वर्ष की अवधि में 21,801 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया था। 2014 से फरवरी 2025 तक 45,922 किलोमीटर मार्ग का विद्युतीकरण किया गया। विद्युतीकरण परियोजनाओं का पूरा होना, राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, बाधक जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक क्लियरेंस, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजनाओं स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति आदि के कारण परियोजना विशेष के स्थल के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। यह सभी कारक परियोजनाओं के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PMAYG के विस्तार से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार वर्मा ने। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूछा कि सरकार द्वारा 8,21,190 पक्के मकानों के निर्माण पर कितनी लागत आई है। क्या भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साथी के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आगे बढ़ाने या विस्तारित करने की कोई योजना है? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया ग्रामीण विकास राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों सहित 1,30,000 रुपए की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वोत्तर राज्यों और हिमालयी राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र और राज्य के बीच वित्त पोषण पैटर्न 90:10 का है, जबकि शेष राज्यों के लिए वित्त पोषण पैटर्न 60:40 का है और विधानसभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% वित्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। मंत्रालय ने योजना की शुरुआत से अब तक राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को 2,49,569 करोड़ रुपए का केंद्रीय अंश जारी किया है। इकाई सहायता के अतिरिक्त लाभार्थियों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अनिवार्य अभिसरण करके अकुशल श्रम मजदूरी के 90 से 95 श्रम दिवसों की सुविधा प्रदान की जाती है। शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा योजना या किसी अन्य विशिष्ट वित्त पोषण स्रोत के माध्यम से भी सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,06,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदन दे दिया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जापान इस्पात वार्ता के परिणाम से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद केसरी देव सिंह झाला ने। उन्होंने इस्पात मंत्रालय से पूछा कि भारत और जापान के बीच इस्पात क्षेत्र में सहयोग के कौन कौन से विशिष्ट क्षेत्रों पर चर्चा हुई। क्या इस वार्ता के दौरान कोई नया समझौता या समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? क्या जापानी इस्पात कंपनियों ने भारत में कोई निवेश प्रतिबद्धताएं व्यक्त की हैं? यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने। उन्होंने बताया कि भारत और जापान ने इस्पात क्षेत्र में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की, जिसमें आर्थिक रुझानों, उद्योगों के विकास और दोनों देशों को प्रभावित करने वाली वैश्विक चुनौतियों पर जोर दिया गया। वार्ता में भारत और जापान में इस्पात उद्योग की वर्तमान स्थिति, भारत के गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की जानकारी,
कुछ देशों द्वारा अधिक उत्पादन के प्रभाव और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग संबंधी चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच इस्पात उद्योग के क्षेत्र में उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार और आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय, जापान सरकार के बीच पहले से ही एक मौजूदा सहयोग ज्ञापन है। ऑरपी इस्पात क्षेत्र एक नियंत्रण मुक्त क्षेत्र है। इस्पात कंपनियां सरकार की भागीदारी के बिना अपने वाणिज्यिक हितों पर आधारित निवेश संबंधी निर्णय लेती हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए योजनाओं से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद एस सेल्वागन वेथी ने। उन्होंने वस्त्र मंत्रालय से पूछा कि आज की तिथि तक देश भर में विशेषकर पुडुचेरी में हथकरघा बुनकरों की संख्या कितनी है। सरकार द्वारा हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बुनकरों के लिए विभिन्न योजनाओं के लिए जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री पवित्र मार्घेरिटा ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना 2019-20 के अनुसार पूरे देश में हथकरघा बुनकरों एवं कामगारों की संख्या 35,22,512 है, जिनमें से 1,690 हथकरघा बुनकर कामगार पुडुचेरी में है। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश भर में हथकरघा बुनकरों कामगारों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे हथकरघा पुरस्कार विजेता बुनकर कामगार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें विकट परिस्थितियों में 8,000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता और हथकरघा बुनकरों और कामगारों के बच्चों को केंद्र राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वित्त पोषित वस्त्र संस्थानों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए 2 लाख रुपए प्रति वर्ष तक की छात्रवृत्ति, प्राकृतिक दुर्घटना के कारण मृत्यु और पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता के मामले में बीमा योजनाओं अर्थात प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से सार्वभौमिक और किफायती सामाजिक सुरक्षा। हथकरघा बुनकरों एवं कामगारों के लिए निम्नलिखित 2 योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पिछले 3 वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है। राष्ट्रीय हथकरघा कार्यक्रम विकास के तहत 2021-22 में 165 करोड़ 37 लाख रुपए, 2022-23 में 152 करोड़ 51 लाख रुपए, 2023-24 में 186 करोड़ 36 लाख रुपए और 2024-25 में 192 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि जारी की गई। इसी तरह कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत 2021-22 में 89 करोड़ 53 लाख रुपए, 2022-23 में 139 करोड़ 70 लाख रुपए, 2023-24 में 159 करोड़ 72 लाख रुपए और 2024-25 में 171 करोड़ 98 लाख रुपए की राशि जारी की गई। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उनसे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। कार्यक्रम के इस हिस्से में सवाल लोकसभा से जुड़े हुए। ये सवाल जुड़ा है बच्चों में मोटापे से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत बच्चों के मोटापे के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है, और यदि हां तो ब्यौरा क्या है। सरकार द्वारा बच्चों में मोटापे की समस्या को कम करने और इसे समाप्त करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और इसे समाप्त करने के लिए क्या उपाय प्रस्तावित किए गए हैं।
क्या सरकार के पास बच्चों के मोटापे और उनके सीखने और संज्ञानात्मक विकास पर इसके प्रभाव के बारे में कोई आंकड़ा है? यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन की व्याप्तता 3.4% है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में अधिक वजन की व्याप्तता के संबंध में रेंज उपलब्ध कराते हैं, जो क्षेत्रों और विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जीवन चक्र दृष्टिकोण में प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल, किशोर स्वास्थ्य एवं पोषण कार्यनीति का कार्यान्वयन करता है, जिसमें देश भर में मोटापे सहित बच्चों में पोषण पर ध्यान देने के लिए कार्यकलाप शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। ईट राइट मूवमेंट का उद्देश्य भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए बच्चों सहित नागरिकों को स्वस्थ और पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाने से उनके स्वास्थ्य और सेहत में सुधार करने में सक्षम बनाना है और जन जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि नमक, चीनी और वसा की उच्च खाद्य पदार्थों की नियमित और अत्यधिक खपत मोटापे की ओर ले जाती है। माताओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम स्तनपान कवरेज में सुधार के लिए लागू किया गया है, जिसमें पहले 6 महीनों के लिए स्तनपान की शीघ्र शुरुआत करने और केवल स्तनपान कराना शामिल है। इसके बाद आयु उपयुक्त पूरक आहार क्रिया पर परामर्श शामिल है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक वर्ष में 2 बार आंगनबाड़ी केंद्रों में जांच की जाती है और सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में नामांकित 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के 4 विकारों, जन्म के समय दोष, रोग, कमियां और विकास में देरी, 32 सामान्य स्वास्थ्य दवाओं में शीघ्र पहचान, उपचार और प्रबंधन के लिए वर्ष में 1 बार जांच की जाती है। किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत पोषण, गैर संचारी रोगों और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने सहित प्रमुख किशोर स्वास्थ्य मुद्दों पर परामर्श सेवाएं प्रदान करके किशोरों की सहायता करते हैं। स्कूल स्वास्थ्य और आरोग्य कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जो स्कूल जाने वाले बच्चों के स्वास्थ्य और सेहत को बढ़ावा देकर उनकी वृद्धि, विकास और शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ावा देती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ अभिसरण से पोषण सहित मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान और पोषण सहित मातृ एवं बाल परिचर्या के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस मनाए जाते हैं। नवजात और छोटे बच्चों की समुदाय आधारित परिचर्या, गृह आधारित नवजात परिचर्या और छोटे बच्चों की गृह आधारित परिचर्या कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्स धात्रियों, CHO और आशा कर्मियों जैसी क्षेत्र स्तरीय कार्यकर्ता पोषण, इसके प्रबंधन और स्वस्थ आहार के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देती है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है MBBS डॉक्टर जनसंख्या अनुपात से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद एडवोकेट गोवाल कागड़ा पाडवी ने। उन्होंने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि देश में विशेषकर महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों सहित MBBS डॉक्टर जनसंख्या अनुपात का ब्यौरा क्या है। क्या सरकार द्वारा महाराष्ट्र राज्य सहित देश में MBBS डॉक्टर जनसंख्या अनुपात को सुधारने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार कोई कदम उठाए गए हैं? क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में MBBS और MD डॉक्टर्स के लिए अनिवार्य इंटर्नशिप शुरू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं? और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है? क्या सरकार की देश के जनजातीय क्षेत्रों में बाल कुपोषण और अल्प पोषण के मामलों की संख्या को कम करने की कोई योजना है? और यदि हां, तो ब्यौरा क्या है? इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश में 13,86,000
150 पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर हैं। आयुष मंत्रालय ने सूचित किया कि आयुष चिकित्सा पद्धति में 7,51,768 पंजीकृत चिकित्सक हैं। यह मानते हुए कि एलोपैथिक और आयुष दोनों चिकित्सा प्रणालियों में 80% पंजीकृत चिकित्सक उपलब्ध हैं। देश में चिकित्सक जनसंख्या अनुपात 1:811 होना अनुमानित है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या में बढ़ोतरी की है और इसके पश्चात एमबीबीएस सीटों में भी वृद्धि की है। वर्ष 2014 से पहले मेडिकल कॉलेजेस की संख्या 387 थी, जो 101.5% बढ़कर वर्तमान में 780 हो गई है। 1,18,190 हो गई है और वर्ष 2014 से पहले पीजी सीटों की संख्या 31,185 थी, जो अब 138.3% बढ़कर 74,306 हो गई है। देश में डॉक्टर्स और चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपाय निम्नलिखित हैं। जिला और रेफरल अस्पताल को उन्नत करके नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके अंतर्गत 157 स्वीकृत मेडिकल कॉलेजेस में से 131 नए मेडिकल कॉलेज पहले से ही कार्यशील हैं, जिसमें महाराष्ट्र राज्य के 2 मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। एमबीबीएस और पीजी सीटों को बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजेस को सुदृढ़ और उन्नत करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के उन्नयन के तहत कुल 75 परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है, जिसमें 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत 22 एम्स को अनुमोदित किया गया है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो चुके हैं। संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है। मेडिकल कॉलेजेस में शिक्षकों, डीन, प्रधानाचार्य, निदेशकों के पद पर नियुक्ति, सेवा विस्तार, पुनर्युक्ति के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 70 वर्ष किया गया है। ग्रामीण आबादी को समान स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में परिवार दत्तक ग्रहण कार्यक्रम को शामिल किया गया है। एफपीए में मेडिकल कॉलेज गांवों को गोद लेते हैं और एमबीबीएस छात्र इन गांवों में परिवारों को गोद लेते हैं। यह अभिनव दृष्टिकोण युवा मेडिकल छात्रों को सीधे ग्रामीण परिवारों तक ले जाता है, जिससे उन्हें विविध सामाजिक आर्थिक वातावरण में परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इसके अलावा एनएमसी ने जिला रेजिडेंसी कार्यक्रम को मंजूरी दी है, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज के दूसरे तीसरे वर्ष के पीजी छात्रों को जिला ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा को बढ़ाने के लिए 3 महीने की अवधि के लिए जिला अस्पतालों में तैनात किया जाता है। सरकार ने पोषण संबंधी और वितरण में सुधार के उद्देश्य से केंद्र प्रायोजित योजना मिशन पोषण 2.0 के माध्यम से कुपोषण को हल करने को प्राथमिकता दी है। यह मातृ पोषण, शिशु और छोटे बच्चों के पोषण और गंभीर मध्यम कुपोषण के उपचार पर केंद्रित है। मुख्य कार्यकलापों में सामुदायिक लामबंदी, जागरूकता समर्थन और पोषण माह और पोषण पखवाड़ा जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, ताकि लोगों को पोषण के बारे में शिक्षित किया जा सके। पूरक पोषण कार्यक्रम बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और किशोरियों को आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पौष्टिक पोषण प्रदान करता है, जिसमें गुणवत्ता वाले प्रोटीन, स्वस्थ वसा और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जोर दिया जाता है। यह कार्यक्रम आहार विविधता में सुधार और एनीमिया से निपटने के लिए बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कुपोषण को दूर करने और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल किशोर स्वास्थ्य और पोषण रणनीति को लागू करता है। प्रमुख पहलों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए पोषण पुनर्वास केंद्र, एनीमिया से निपटने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति, स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए माताओं का पूर्ण स्नेह कार्यक्रम, स्तनपान कराने वाली माताओं का समर्थन करने के लिए स्तनपान प्रबंधन केंद्र और मिट्टी से फैलने वाली कृमि को कम करने के लिए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस शामिल है। इसके अतिरिक्त ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण दिवस मातृ और बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं।